Hello guys, my name is Akshay Misra and welcome to CRPF HCM Aspirant YouTube चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ में अनुकंपा नियुक्ति कैसे ले सकते हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं जब अपन लोग अप्लाई करें सीआरपीएफ में अनुकंपा पर किसी भी पोस्ट के लिए। तो वे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं सीआरपीएफ अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिनके पिताजी या जिनके भाई सीआरपीएफ में कार्मिक रह चुके हों। वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके पिताजी की डेथ या तो किन्हीं कारणों से हो सकती है, जैसे पर्सनल डाइज भी हो सकता है, या फिर किसी भी लंबी बीमारी से वो ग्रसित हों तब बीमारी में ख़त्म हो गए हों, या फिर आपके क्लिनेट एक्शन किसी भी खतरीले जगह पर या फिर किसी भी नक्सली एरिया में आपके पिताजी खो गए हों, या फिर डेथ भी हो गई हो तो या फिर आपके पिताजी को मेडिकल बोर्ड द्वारा आउट कर दिया गया हो जिससे वो मेडिकल फिट ना हो, बहुत समय से वो बीमारी से ग्रसित हों तो आपके पिताजी को मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया हो, वे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उन्हीं के बच्चे ही अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, या फिर उनके भाई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ते हैं जब आप सीआरपीएफ में अप्लाई करें। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है जो एनेक्सर 1 आपको जब भर्ती होंगे आप, तो एक पार्ट ए आपको भरकर आपकी यूनिट या ऑफिस में जमा करना पड़ता है। पार्ट ए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फॉर्म रहता है, परफॉर्मा होता है, जिसको आपको भरकर बटालियन या जीसी लेवल में जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है पार्ट ए एनेक्सर 1। तो परफॉर्मा ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट कि ये फॉर्म भरना पड़ता है आपको। सबसे पहले अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो आपके पिताजी हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनके बारे में जानकारी देनी पड़ती है कि उनका फोर्स नंबर, रैंक, यूनिट, कौन सी यूनिट में थे उस समय में तैनात थे, डेट ऑफ बर्थ उनकी, और विवाहित तो होंगे ही, डेट ऑफ डेथ या इनवैलिडेशन, उनकी डेथ किस तारीख को हुई थी, एसटी, एससी, ओबीसी किस कैटेगरी में थे, फिर उसके बाद कितने साल उनने नौकरी की, लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड, और फिर वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट है या टेम्परेरी है, परमानेंट तो होंगे ही। नेक्स्ट ऑफ किन में आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। फिर अबाउट द एप्लीकेंट, जो अप्लाई कर रहा है उसके बारे में जानकारी, नेम, रिलेशन क्या लगते हैं वो आपके, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हैं आप, मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट पर अप्लाइड करना पड़ता है, सीटीजीडी में करना है या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में करना है या एएसआई स्टेनोग्राफर में करना है या ट्रेड्समैन में, किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना है तो पोस्ट लिख देना यहाँ पर। वेदर एनी अदर फैमिली मेम्बर अपॉइंटेड ऑन कंपटीशन ग्राउंड, क्या आपसे पहले किसी और ने भी अनुकंपा नियुक्ति पर अप्लाई किया है क्या किसी पोस्ट पर, तो उसका नाम लिखना पड़ता है, यस या नो। अगर यस है तो नाम लिख देना, अगर किसी ने किया हो जैसे आपके भाई या बहन हो या आपकी मदर हो, किसी ने भी अप्लाई किया हो उनका नाम, अगर नहीं है तो फिर नो लिख देना। फाइनेंशियल स्टेटस, सबसे पहले फैमिली पेंशन आपको कितनी मिल रही है, कि फुल पेंशन आ रही है कि हाफ पेंशन आ रही है, जो भी आ रही है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल ड्यूज़, क्या क्या सीआरपीएफ ने आपको पे किया था जब आपके पिताजी ख़त्म हो गए थे, जीपीएफ, एक डीएलआई और सीजीईजीआईएस, डीसीआरजी का मतलब होता है ग्रेजुटी, और लीव इंकेसमेंट, छुट्टियों का पैसा मिलता है, रिस्क फंड कितना मिला है, सेंट्रल वेलफेयर फंड के द्वारा कितना मिला है, एक्स ग्रेसिया मिलता है जब आपके पिताजी कहीं जम्मू कश्मीर या फिर कहीं खतरीले इलाके में, नक्सली इलाके में डेथ हो गई हो, तभी आपको एक्स ग्रेसिया मिलता है सरकार की तरफ से। वो कहलाता है केंद्रीय अनुग्रह राशि, 25 लाख रुपए है वर्तमान में अभी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, होम स्टेट से भी मिलता है और ड्यूटी स्टेट से भी मिलता है, तो उसमें वो भरना पड़ता है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, क्या आपके पिताजी ने कोई इंश्योरेंस करवाया था, एलआईसी करवाया था, पीएलआई करवाया था। इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ पीएमएसपी अकाउंट, एक एसबीआई द्वारा पीएमएसपी अकाउंट होता है कार्ड होल्डर का, जो भी कार्मिक होते हैं तो उनका पीएमएसपी अकाउंट से भी उनको कुछ पैसा मिलता है, कुछ राशि मिलती है। ये सारा पैसा टोटल लगा के आपको बताना है कितना पैसा मिला है।
और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी बटालियन से भी पता कर सकते हैं। फिर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड एनुअल इनकम अर्न्ड बाय फ्रॉम द फैमिली। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है चल व अचल संपत्ति। चल व अचल संपत्ति होता है जो आपके पिताजी ने मकान ख़रीदा हो, ज़मीन हो, या फिर कोई भी आपके पास पुश्तैनी ज़मीन हो, तो उसके बारे में जानकारी लिखना पड़ता है। और उससे क्या आपको इनकम हो रही है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे कोई दुकान हो या कुछ भी चीज़ हो तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एनी अदर प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम, क्या आपके पास उसके अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आपको इधर पे लिखना पड़ेगा। अब फिर आते हैं अपन लोग 5th पॉइंट में, पर्टिकुलर ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब जो आपके फादर के डेथ होने के बाद कौन कौन उन पर डिपेंडेंट हैं उनके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी हो, नेम लिख देना आप। रिलेशन क्या लगता है कि मदर हुई, जैसे लड़का हुआ, लड़की हुई, या कोई भाई हुआ तो रिलेशन लिख देना। डेट ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना, एज लिख देना कितनी एज है, एड्रेस लिख देना। और एम्प्लॉयमेंट, क्या कोई जॉब करती हैं या नहीं करती हैं उसके बारे में लिख देना। और फिर डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस, साइन इन कर देना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख देना। तो यहाँ आपको पता चला है कि ऐसे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जब आप अप्लाई करो सीआरपीएफ में अनुकंपा नियुक्ति पर। अब आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं जब आप अप्लाई करो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको पार्ट ए भर के आपके यूनिट या ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा, जो भी आपके फादर की बटालियन हो। सेकंड पॉइंट है रिटन एप्लीकेशन। एक आपको हस्तलिखित आवेदन लिखना पड़ेगा। आवेदन पत्र मतलब कि एक जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट पर आप भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए एक सीआरपीएफ कि आपके कमांडेंट या फिर कोई भी अधिकारी हो उनके नाम पर एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर लुकिंग आफ्टर फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिकेज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एंड। आपको एक स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा खुद के नाम का, जो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है कि मैं अपने परिवार की देख रेख करूँगा मेरे पिताजी की डेथ के बाद और जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद भी। फोर्थ में है एनओसी। एनओसी फॉर अदर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिगेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट इन स्टैम्प पेपर। एक स्टैम्प पेपर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से बनवाना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन मतलब कि अपने घर में जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उनको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप जॉब ले रहे हैं। फोर्थ में है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ST ST OBC SC ST OBC की हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल वालों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट में है 3 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, 3 फ़ोटो देना पड़ेगा और बैक साइड आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट इन डुप्लीकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब जैसे 10वीं की 12वीं की मार्कशीट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो इतने ये मार्कशीट आपको फ़ोटोकॉपी उसकी लगाना पड़ेगा। 8th पॉइंट में है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट हो, जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। 9th में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड तहसीलदार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो ये आपको बन जाएगा, तहसील ऑफिस से बन जाता है। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप रहते हैं। 10th पॉइंट में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कहलाता है। मूवेबल इमूवेबल चल अचल संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, वो भी तहसीलदार से। तहसीलदार से आपको चल अचल संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ के बारे में, कितनी ज़मीन, कितना क्या है, कितने घर हैं, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर्टी डिटेल देना पड़ेगा आपको। और सबसे मेन बात कि उसकी कीमत भी आपको लिखवाना पड़ेगा कि इस मतलब इतनी ज़मीन की मेरी इतनी कीमत है। कीमत ज़रूरी लिखवाना, नहीं तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट दिल्ली जाएगा वो वापस भी आ सकता है। 11th पॉइंट में लिखना आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनता है रेवेन्यू ऑफिस या तहसीलदार से बनता है कि आपके घर में कितने लोग डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट आपको बताना पड़ेगा कि आपके पिताजी के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे, जैसे आप हो गए, आपकी मदर हो गई
और जो भी बहनें हैं आपकी, तो उन लोगों का नाम वाम आपको बताना पड़ेगा। वो भी रेवेन्यू ऑफिस या तहसीलदार से ही बनवाना पड़ेगा, उन्हीं के द्वारा इशू होना चाहिए। 12th में है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है थाने से, आपके नज़दीकी थाने से, कोई भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आपके पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, तो उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। 14 में है एफिडेविट फॉर मैरिटल स्टेटस। आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अपनी तरफ से कि मैं अविवाहित हूँ, मेरे अभी तक शादी नहीं हुई। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको फिर उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा ये मैरिटल स्टेटस है, मैं इनसे शादी की है। उसमें आपको एक एफिडेविट में खोलना पड़ेगा हर बात को। 15 पॉइंट में है डिटेल ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर। एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा कि मतलब मेरे फादर की डेथ होने के बाद हमारे घर में इतने लोग डिपेंडेंट हैं हमारे पिताजी पर, जैसे मेरी मदर हो गई, मेरे भाई हो गया मेरा, और जितने भी लोग डिपेंडेंट सिस्टर हो गई, तो उन लोगों की एज क्या करते हैं और उनके नाम, सभी लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। और क्या जॉब करते हैं, क्या कोई जॉब वॉब करते हैं या कितनी उनकी अर्निंग हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। 16 पॉइंट में है डिटेल ऑफ लायबिलिटीज़ एजुकेशन मैरिज ऑफ चिल्ड्रन पेमेंट। क्या आपके पिताजी कोई एजुकेशन लोन या मैरिज लोन या फिर कोई भी पेमेंट ऐसा लोन वोन छोड़ के गए हैं जो अब फिर आपको भरना पड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी आपको। इसका ये अगर आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो फिर आपको एक बैंक के जो बैंक मैनेजर रहेगा उससे एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको कि नहीं, हमारा कोई भी लोन वोन नहीं चल रहा है। मेरे मतलब जो भी आपका बैंक के कर्मचारी हो वो आपके नज़दीकी बैंक वो आपको बना के दे देगा कि इनके ऊपर कोई भी लोन वोन नहीं चल रहा है। 17 पॉइंट में वेदर एनी फैमिली मेम्बर ऑफ सफरिंग एनी सीरियस डिजीज़। मतलब आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है वो कोई सीरियस डिसीज़ जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, किडनी लीवर, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी हैं उनसे कोई सफ़र तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर उसका, और नहीं कर रहा है तो फिर आपको कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको तो अपने फैमिली मेम्बर के मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। आपके सभी जितने भी लोग हैं आपके घर में उन सभी का आपको मेडिकल देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके नज़दीकी जिला अस्पताल से आपको बनवाना पड़ेगा। 18 रीजन ऑफ वैलिडेट रिक्वेस्ट फॉर कमीशन अपॉइंटमेंट फॉर अप्लाइड आफ्टर 5 ईयर्स डेट ऑफ डेथ। मतलब अगर आपके पिताजी 5 साल मतलब 10 साल हो गए जैसे आपके पिताजी को ख़त्म हुए, तो आपने फिर बाद में अप्लाई किया क्योंकि आपकी उस समय उम्र नहीं थी, तो आपको एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने 5 साल तक अप्लाई क्यों नहीं किया जब आपके पिताजी की डेथ हो गई थी तो, और आप क्या करते रहे उस समय तक। या तो आपको अब रीज़न दे देंगे आप लोग कि हमारे घर में ये दिक्कत थी, कोई भी बता देगा कि मेरी एज नहीं हुई थी, क्या नहीं हुआ, तो वो सारी की सारी आपको जानकारी देना पड़ेगा एक एप्लीकेशन में लिख के कि हम लोग इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाए। जैसे किसी के फादर 2012 में ख़त्म हो गए हों और फिर वो अभी 2020 में अप्लाई कर रहा हो, तो गवर्नमेंट तो मानेगी कि क्यों नहीं अप्लाई किया इतने साल। तो आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि भैया मेरी एज नहीं थी, हमारे घर में ये दिक्कत आ गई थी, क्या हो गया था, और पूरा आपको जानकारी देना पड़ेगा एक एप्लीकेशन में लिख कर के मैंने इतने साल अप्लाई इसीलिए इसी वजह से नहीं किया है। तो ये होगा ये डॉक्यूमेंट जो आपको अप्लाई करते समय ये डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेंगे, ये आप बनवा के रख लीजिए। डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद आपको अपनी बटालियन में या आपके ग्रुप सेंटर में आपको जमा करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जैसे आप बटालियन में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो फिर वहाँ से चले जाएंगे आपके डीआईजी ऑफिस या फिर ग्रुप सेंटर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर चले जाएंगे। फिर वहाँ उस ऑफिस में जाने के बाद 1-2-3 लोग क्लर्क बैठे रहेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट पूरे देखेंगे। फिर आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा आईजी ऑफिस में। फिर आईजी ऑफिस में एक बोर्ड डिटेल होगा, बोर्ड देखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा तो नहीं छूट गया है या फिर कहीं साइन इन तो नहीं रह गए हैं, तो वो पूरी जानकारी देखते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है डीआईजी डॉक्यूमेंट ऑफिस को, भर्ती महानिदेशालय जिसको कहा जाता है। भर्ती महानिदेशालय डॉक्यूमेंट जाने के बाद वहाँ पर भी फिर से एक बोर्ड डिटेल होता है, लास्ट बोर्ड डिटेल वहीं पर होता है। वहीं पर सारे डॉक्यूमेंट सब बच्चे जितने भी लोग हों, जैसे किसी ने एससीएम में अप्लाई किया है तो जब सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे वहाँ पर जितने लोगों ने अप्लाई किया है,
तो फिर सबके साथ बोर्ड डिटेल हो, सब डॉक्यूमेंट का एक साथ बोर्ड डिटेल होगा। अधिकारी लोग बैठेंगे, डीआईजी साहब बैठेंगे और मतलब जो भी लोग रहते हैं क्लर्क या फिर बड़े बड़े अधिकारी, वो लोग फिर उनके डॉक्यूमेंट को एक बार देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं है, फिर उनको अप्रूवल दिया जाता है किसी भी फिजिकल या मेडिकल के लिए। तो जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया है एचसीएम के लिए, तो एचसीएम के लिए मैं आपको बता दूं कि एचसीएम में अनुकंपा नियुक्ति लेना बिल्कुल ओपन की तरह है। वैसे तो अनुकंपा नियुक्ति नाम का है सीआरपीएफ में, हर टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा जो आपको देना नहीं पड़ेगा। जीडी वालों को 5 किलोमीटर दौड़ निकालनी ही पड़ेगी 24 मिनट में, ट्रेडमैन वालों को ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ेगा और दौड़ भी आपको निकालनी पड़ेगी। बस जीडी और ट्रेड में सिर्फ एक इतना है कि रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन हवलदार मंत्रालय में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फेल हो जाते हैं, टाइपिंग ही नहीं निकाल पाते हैं। टाइपिंग निकालने के बाद वो रिटन में भी निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी में के लिए उसी पोस्ट के लिए बैठे रहते हैं कि जब जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आएगी, जब हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि हम क्लर्क बने सीआरपीएफ में, बड़े पद पर जाएं जल्द से जल्द। तो इसीलिए उसके लिए आपको सारे के सारे टेस्ट निकालने पड़ेंगे। टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल होगा। बहुत समय भी लगता है हर प्रोसेस होने में। हवलदार मंत्रालय की वैकेंसी बहुत समय तक चलती रहती है, क्योंकि हर टेस्ट लिया जाता है। फिर आपको अगर आप हर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो तभी आपको सीआरपीएफ में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये बिल्कुल ओपन की तरह है, ये मत मानना बिल्कुल भी कि कोई भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए। कोई भी आपको रिलैक्सेशन कभी नहीं दिया जाएगा कि आप सीआरपीएफ में आपके पिताजी थे तो आपको ये चीज़ में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट सीआरपीएफ में चाहिए पड़ते हैं और ऐसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति में भर्तियाँ कितनी हैं। वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति में भर्ती कितनी है दोस्तों? कंपसेंट अपॉइंटमेंट मतलब अनुकंपा नियुक्ति में अभी वैकेंसी पोजीशन ये है कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी अभी खाली है। एएसआई स्टेनोग्राफर पर अभी एक वैकेंसी है। सीटीजीडी में 222 पोस्ट अभी खाली हैं। सीटीजीडी फीमेल 5 पोस्ट खाली हैं। ब्रास बैंड में 2 पोस्ट खाली हैं। एमएमबी फिटर में 1 पोस्ट खाली है। ड्राइवर में 24 पोस्ट हैं। मोची कोबलर में है 2 पोस्ट। किचन स्टाफ कुक में है 1 पोस्ट। लैब टेक्नीशियन एएसआई लैब टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट में 3 पोस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में भी अभी 4 पोस्ट हैं। और एएसआई टेक्निकल जो सिग्नल स्टाफ जिसको कहा जाता है उसमें 1 पोस्ट है। अभी हवलदार मंत्रालय में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अभी भर्ती चल रही है वर्तमान में हवलदार मंत्रालय वालों की। जैसे ही ये वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर अगली पोस्ट वालों के मतलब जब भी जो आगे के बच्चे रहेंगे, जिन लोगों ने अभी फ्रेशर अप्लाई किया है, तो उन लोगों के लिए हवलदार मंत्रालय में वैकेंसी दी जाएंगी। अभी हवलदार मंत्रालय की वैकेंसी पूर्ण नहीं हुई है, इसी वजह से अभी वैकेंसी नहीं है इसमें हवलदार मंत्रालय की। जल्द से जल्द पोस्ट आ जाएंगी। आप अभी सीटीजीडी के लिए बहुत पोस्ट हैं, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। ये पोस्ट जल्द से जल्द भर जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा लोग शहीद होते हैं, तो इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका अपना ही चैनल है ये, और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी लोग अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसा कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए ये वीडियो सफल रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही मैं आपको और सीआरपीएफ एचसीएम के बारे में जानकारी देता रहूँगा कि कब वैकेंसी आएगी, टाइपिंग कैसे की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।